नमस्कार बच्चों। इससे पहले आर्थिक अवधारणाएं एवं विधियों में हमने उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ा था। आज हम उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर कैसे शिफ्ट होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पादन संभावना वक्र दो तरह से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। पहला, यदि पूंजी स्टॉक में वृद्धि या निवेश में वृद्धि हो। दूसरा, या तकनीकी में सुधार हो। पहला, पूंजी स्टॉक में वृद्धि उत्पादन संभावना वक्र को ऊपर की ओर सरका देती है, परंतु इसके लिए निवेश की आवश्यकता होती है जो वर्तमान उपभोग को कम करके प्राप्त किया जा सकता है। ओ अक्ष पर उपभोक्ता पदार्थों तथा ओ वाई अक्ष पर निवेश पदार्थों को दर्शाया गया है। एक अवधि में किए जाने वाले निवेश के कारण उत्पादन संभावना वक्र पी ऊपर सरक कर दूसरी अवधि P1 हो जाती है। ए बिंदु द्वारा ओ एम निवेश के स्तर को बताता है कि निवेश के इस स्तर पर P1 वक्र 2 वर्ष के लिए प्रारंभिक वक्र से काफ़ी बाहर या ऊपर हो जाता है, परंतु बी बिंदु पर कम मात्रा में निवेश ओ एन पर P 2 वर्ष कम होकर कम आगे चलकर P1 होती है। तकनीकी में सुधार। उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर की ओर सरकने का दूसरा कारण तकनीकी सुधार होना है, जिसके फलस्वरूप पहले जितने संसाधनों की मात्रा में प्रयोग से ही अधिक उत्पादन की मात्रा प्राप्त हो जाती है। तकनीकी विकास से अभिप्राय साधनों को दी हुई मात्रा के प्रयोग से उत्पादन की अधिक मात्रा प्राप्त करना है। तकनीक में सुधार दो संभावना वक्र दिखाती है। यदि तकनीकी प्रकृति दोनों वस्तु की उत्पादन क्षमता को समान रूप से प्रभावित करती है, तब नहीं संभावना वक्र P से सरककर P1 हो जाती है। परंतु केवल यही एक संभावना नहीं, बी तकनीकी सुधार दोनों वस्तुओं की उत्पादन क्षमता से बराबर वृद्धि नहीं करता। मान लो तकनीकी सुधार से केवल गेहूं के उत्पादन में वृद्धि होती है, तब नई उत्पादन संभावना वक्र P2 हो जाएगी। इस उदाहरण से दो रोचक तथ्य सामने आते हैं कि बेशक तकनीकी सुधार एक वस्तु के उत्पादन तक ही सीमित रहे, परंतु उत्पादन दोनों वस्तुओं को बढ़ा है। कृषि की उत्पादकता से वृद्धि, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि संभव होती है। इसके फलस्वरूप खेती से साधनों को हटाकर उन्हें कपड़े के उत्पादन की वृद्धि में लगाया जा सकता है। केंद्रीय समस्याओं की परस्पर निर्भरता। आर्थिक प्रणालियों की केंद्रीय समस्या परस्पर निर्भर करती हैं। ये समस्याएं प्रत्येक अर्थव्यवस्था के दो आधारभूत विशेषताओं, सीमित साधन और सीमित आवश्यकताओं की निर्भर करती है। ये समस्या चूंकि एक जैसे कारण के फलस्वरूप ही उत्पन्न होती है, इसलिए इनका समाधान एक साथ करना आवश्यक हो जाता है। ये समस्या है कि क्या उत्पादन करना है, साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है, इसलिए विभिन्न प्रयोग से उनके वितरण की समस्या को निर्धारित करती है। इस प्रकार से दोनों संयुक्त तत्व उत्पादन के वितरण, किसके लिए उत्पादन करना है, किस समस्या के निर्धारण में सहयोग होते हैं। केंद्रीय समस्याएं अर्थात क्या उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है आदि परस्पर संबंधित तथा निर्भर हैं। केंद्रीय समस्या का समाधान। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में केंद्रीय समस्याओं का विभिन्न प्रकार से निदान संभव होता है। परंपरावादी अर्थव्यवस्था में इन समस्याओं का समाधान प्रचलित रीति रिवाजों, परंपराओं के आधार पर होता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित अथवा पारंपरिक वस्तुओं की मांग तौर पर स्थिर होती है। उत्पादन तकनीकी परंपरागत तथा पुरानी होती हैं। जटिल साधारण परंपरावादी अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय समस्याओं के समाधान में कोई जटिल नहीं लेने पड़ते, परंतु उसके विपरीत आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं जटिल अर्थव्यवस्था हैं, जहां इन केंद्रीय समस्याओं को, जिनमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं, का समाधान इतना सरल नहीं। आधुनिक समय की जटिल अर्थव्यवस्थाओं की वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं, समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं। पहला, स्वतंत्र उद्यम अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों तथा संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है। आर्थिक क्रियाएं स्वहित होती हैं। उद्यमी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्पादन करते हैं। उपभोक्ता अपनी आय के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इन अर्थव्यवस्थाओं में कोई केंद्रीय निर्णय संभव नहीं होता। यहाँ उद्यम दो स्वतंत्र होती है, इसलिए इन्हें स्वचालित उद्योग अर्थव्यवस्था या मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है।
इन समस्याओं का समाधान कीमत तंत्र के द्वारा होता है, इसलिए कीमत संयंत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। कीमत संयंत्र क्या होता है? एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कीमत संयंत्र की सहायता से किया जाता है। कीमत संयंत्र से अभिप्राय है कि सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के मांग और पूर्ति तय होती है। किसी निश्चित समय में किसी वस्तु के विक्रेता उस वस्तु के विभिन्न मात्राएं विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार होते हैं तथा अपने स्वहित को ध्यान में रखते हुए वे वस्तु की अधिक मात्रा अधिक कीमत पर बेचने के लिए तैयार होते हैं। इसके विपरीत वस्तु के क्रेता विभिन्न वस्तुओं पर वस्तु की विभिन्न मात्रा खरीदने को तैयार होते हैं। वस्तु की अधिक कीमत पर उसकी मात्रा कम खरीदने को तैयार होते हैं। बाजार में वस्तु की वह कीमत निर्धारित होगी जिस पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो, तो इस कीमत को संतुलन कीमत कहा जाता है। एक पूंजी अर्थव्यवस्था के वस्तु बाजार में कीमत संतुलन को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस चित्र में ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत तथा ओ अक्ष पर वस्तु की मांग व पूर्ति अर्थात मात्रा को प्रकट करती है। जब वस्तु की कीमत ओ पी है तथा क्रेता वस्तु की ओ एल मात्रा खरीदने को तैयार है तथा जब क्रेता ओ के मात्रा को बेचने को तैयार है, अतः ओ पी कीमत और वस्तु की पूर्ति ओ के उसकी ओ एल से अधिक होगी अर्थात एल के पूर्ति अधिक की होगा। इस स्थिति में कीमत कम होने की प्रवृत्ति प्रकट होगी क्योंकि विक्रेताओं को प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। इसके विपरीत जब कीमत ओ टी होगी, वस्तु की मांग ओ एन होगी तथा पूर्ति ओ एम होगी। इस प्रकार वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होगी अर्थात एम एन मांग अधिक की होगी। इस अवस्था में क्रेताओं में वस्तु खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण कीमत अधिक होने की प्रवृत्ति प्रकट होगी। यदि कीमत ओ आर निर्धारित होती है तो मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगी। इस कीमत पर वस्तु के क्रेता जितनी पूर्ति करना चाहेंगे, क्रेता उतनी ही मांग करेंगे। अतः कीमत में किसी प्रकार के परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होगी। यदि कीमत ओ आर से अधिक या कम हो जाती है तो वापस लौटकर ओ आर के बराबर हो जाएगी। ओ आर कीमत को संतुलन कीमत कहा जाएगा। इस कीमत पर वस्तु की मांग व पूर्ति में समानता दर्शाती है। वस्तु कीमतों का निर्धारण वस्तु बाजार में होता है तथा उत्पादन के साधनों जैसे श्रम की कीमतों का निर्धारण साधन बाजार में होता है। अतः बाजार में दो प्रकार के होता है, वस्तु बाजार, साधन बाजार। वस्तु बाजार वह बाजार है जहां वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय होता है और साधन बाजार वह बाजार है जहां उत्पादन के साधनों का जैसे श्रम की सेवाओं का क्रय विक्रय होता है। कीमत संयंत्र की विधि को हम निम्न रेखा चित्र द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें पहला गृहस्थ उत्पादक वस्तु बाजार और साधन बाजार के द्वारा परस्पर संबंधित गृहस्थ वस्तु बाजार में खरीदार के रूप में कार्य करते हैं तथा साधन बाजार में विक्रेता के रूप में कार्य करते हैं। इसके विपरीत उत्पादक वस्तु बाजार में विक्रेता के रूप में तथा साधन बाजार में क्रेता के रूप में कार्य करते हैं। गृहस्थ अपने गृह के द्वारा अपनी व्यवस्थाओं के बारे में उत्पादक को या फर्मों को अवगत करा देते हैं। उत्पादक उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें उपभोक्ता खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन वस्तुओं की बाजार में ऊंची कीमत मिलती है। तो इस प्रकार कीमत संयंत्र उत्पादों का मार्गदर्शन करता है कि उन्हें क्या और कैसे उत्पादन करना चाहिए। उपभोक्ता वस्तु बाजार में विभिन्न वस्तुओं खरीदने में अपनी आय का व्यय इस प्रकार से करते हैं कि उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन इस प्रकार से करने का प्रयत्न करते हैं कि उत्पादन लागत न्यूनतम हो। उसके लिए न्यूनतम उत्पादन लागत वाली विधि को अपनाते हैं तथा उत्पादन लागत में उत्पादन के साधनों की कीमतें शामिल होती है। उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन वस्तुओं की पूर्ति करेंगे जिनकी उपभोक्ता द्वारा मांग की जाती है। इस अवस्था जिसमें वस्तुओं की मांग व वस्तुओं की पूर्ति बराबर हो जाए संतुलन अवस्था कहलाती है। साधन बाजार में मांग और पूर्ति की शक्ति ही उत्पादन के साधनों की कीमतों में जैसे कि श्रम की कीमत, मजदूरी, पूंजी की कीमत, ब्याज, भूमि की कीमत, लगान का निर्धारण करती है। यदि किसी साधन की मांग अधिक मात्रा में होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसके विपरीत जिन साधनों की मांग कम होती है उनकी कीमतें भी अपेक्षाकृत कम होती है। साधन बाजार में भी वस्तुओं की उस स्थिति समय होती है जब साधनों की मांग पूर्ति के बराबर हो जाती है।